नमस्कार। इस कथा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में आपने सुना निर्मल वर्मा की कहानी धूप का एक टुकड़ा। आज इस अंक में निर्मल वर्मा की एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, खास आपके लिए, जिसका शीर्षक है बावली। देहरी पर खड़ी वह उनकी पगड़ी को देखती रही। हर कदम के साथ वह छोटी होती जाती थी। पहले वह स्क्वायर पार करते थे और जब बस स्टैंड के पास पहुंचते थे तो पीपल के पेड़ तले उनकी पगड़ी एक धब्बा सा जान पड़ती थी। लगता था जरा सी हवा के चलते ही वह कहीं ऊपर उड़कर पत्तों में गुम हो जाएगी। फाटक पर खड़ी वह कुछ देर तक खाली निस्पंद आंखों से उस धब्बे को देखती रहती। बस के आते ही वह हवा में घुल जाता, बस स्टैंड सूना पड़ जाता और तब तक वह लौट आती। इच्छा होती एक बार फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाए। बिस्तर के उस पासे पर जहां बाबू सोते थे वह अब भी गर्म था, जैसे वह अभी अभी उठे हों। चौकी में जाकर चाय का पानी रखा हो, बेसिन में हाथ मुंह धोया हो। सुबह के अंधेरे में आंखें मूंदे वह रसोई की खटर पटर सुनती रहती। उस क्षण की प्रतीक्षा में लेटी रहती जब वह उसके पास आते, धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरते और जब वह जाने लगते तो वह कंबल फेंक कर उठ खड़ी होती। अपनी दुखती टांग को घसीटते हुए फाटक तक आती। उन्हें देखती रहती, कैसे वह अपने भारी गमगीन कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता अब वह कभी वापस नहीं लौटेंगे। खट! वह चौंक गई। दूसरे कमरे का दरवाजा हिला था। सारे घर में यह आवाज सबसे अधिक दिल दहलाने वाली थी। दरवाजे के दोनों पट्टे फटाक से हिल जाते और बीजी की नाक की लौंग अंधेरे में चमकने लगती। पता नहीं चलता था वह कहाँ बैठी हैं, बैठी भी हैं या सिर्फ आंखें खोले बिस्तर पर लेटी हैं। वह डरते डरते उनके कमरे की देहरी तक आई। भीतर झांका ही था कि आवाज आई, तोशी, तोशी तू है? हाँ, उसने कहा। चले गए? उसे मालूम था वह किसके लिए पूछ रही है। हर सुबह यही होता था। बाबू के जाने के बाद वह उठती थी, जानती थी वह चले गए हैं, फिर भी उससे पूछना नहीं भूलती थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वह रसोई, बाथरूम, बरामदे में ना छिपे हों। हाँ, चले गए, उसने कहा। चाय बना दूं? इधर तो आ। दरवाजा कुछ और खुल गया। बाहर की रोशनी भीतर आते हुए कुछ वैसे ही झिझक रही थी जैसे वह देहरी पर खड़ी हुई। रात की सलवटों में बीजी का चेहरा कुछ ज्यादा ही म्लान दिखाई दे रहा था। एक अजीब सी गंध उनके बिस्तर से उठ रही थी, जिसका नाता न घर से था न कपड़ों से, जैसे वह कहीं बीजी की देह और बीती हुई रात के साथ जुड़ी थी। एक गोपनीय और गदराई सी गंध जो उसे जितना अपने पास खींचती थी उतना ही अपने से परे खदेड़ती थी। मुझे आज जल्दी जाना है। वह धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। वह प्यार नहीं था, सिर्फ उसे बहलाना था जब वह उससे कोई काम निकालना चाहती थी। खाना आज लौट कर बनाऊंगी, तुझे भूख तो नहीं लगेगी? आज स्कूल की छुट्टी है? उसने पूछा। नहीं, छुट्टी नहीं, मुझे कहीं और जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बीजी ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती थी। शायद कहीं उन्हें लगता होगा बच्ची से छिपाने का कोई फायदा नहीं। दिन बीतने के साथ साथ न सच रह पाता था न झूठ। चादर से हाथ निकालकर उसके हाथ को छुआ तो पाया वह बंद है, ठंडा, निर्जीव, ताले सा बंद। क्या है इसमें? उन्होंने तोशी को देखा। उसने मुट्ठी खोल दी। हथेली पर एक मुरझाई सी अठन्नी पड़ी थी, गोल और गीली, पसीने में नहाई हुई। कहाँ से मिली तुझे? वह चुप खड़ी रही। क्या वह दे गए थे? सिर हिला। तो अपनी इच्छा से नहीं, नफरत से।
जैसे उसे मालूम हो बाबू की इस अठन्नी के लिए माँ के भीतर कितनी हंसी और हिकारत छिपी थी। कुछ बोलती क्यों नहीं? बीजी की आवाज ऊपर उठी तो हाथ कांप गया। अठन्नी लुढ़कती हुई पलंग के नीचे गुम हो गई, लेकिन वह न हिली न डुली। फफकती आंखों से माँ को बस देखती रही। वह उठ रही थी। सुबह की पथराई सफेदी से पहले उनका चेहरा दिखाई दिया, फिर ब्लाउज, पेटीकोट, फर्श पर पड़े नंगे पैर, पैरों के रंगे नाखून, सब एक साथ सिमटकर पूरी एक देह में जुड़ रहे थे। ऐसा कम होता था कि वह बीजी को पूरा का पूरा देख सके। कभी एक हिस्सा दिखाई देता तो दूसरा आंखों से ओझल हो जाता था। उनकी देह छोटे छोटे दृश्यों से बदलती दिखाई देती थी। बिस्तर से उठते हुए, बेसिन की ओर जाते हुए, टूथब्रश करते हुए। शायद माँ एक औरत नहीं थी, बहुत से टुकड़ों में बटी थी। क्या इसलिए वह इतनी परेशान दिखाई देती थी, एक बनने की कोशिश में? तोशी, कितनी बार तुझसे कहा है इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ना घूरा कर। वह हड़बड़ाकर मुड़ गई। घिसटते हुए रसोई में आई तो चुन्नी भी पीछे पीछे घिसटती आई। सुबह की धूप रात के जूठे बर्तनों पर गिर रही थी। केतली में चाय की पत्तियां तैर रही थीं, वही चाय जिसे कुछ देर पहले बाबू बनाकर गए थे, अब राख में मिली घुट्टी सी दिखाई दे रही थी। वह केतली को धोने पंप के नीचे झुकी ही थी कि उसे अपनी पीठ पर हल्की सी थपथपाहट महसूस हुई। मुड़ी तो बीजी का चेहरा दिखाई दिया। पाउडर की परतों में नींद की सलवटें दब गई थीं और सेंट की हल्की सी गंध ऊपर आ रही थी। चल बैठ, मैं जल्दी से बना देती हूँ, तू तो घंटों भिन्न भिन्न करती रहेगी। वह हट गई। फर्श से चुन्नी का सिरा उठाकर मुंह पोंछा, बरामदे में आई तो रस्सी पर बाबू का नया धुला साफा लटकता दिखाई दिया। वह उसे हर सुबह धोकर रस्सी पर लटका देते थे और सूख जाने पर वह उसे समेटकर उनके बिस्तर पर रख देती थी। जब वह बहुत छोटी सी थी तो बाबू का कलफ लगा हुआ साफा सुखाती थी। एक सिरा वह पकड़ती थी, दूसरा बाबू, जैसे वह रस्सी खिंचाई का कोई खेल हो। जब वह बिल्कुल तन जाता और बीच की सलवटें झर जाती तो बाबू उसका सिरा अपने हाथ में ले लेते और अपना सिरा उसे पकड़ा देते। आईने के सामने पगड़ी बांधते तो वह ढील देती हुई बंधी हुई पगड़ी के बीच उनके बालों का छोटा सा निशान दिखाई देता रहता। वह उसे छूकर कहती, बाबू, यह क्या आपकी बिंदी है? और तब एक नहीं, सैकड़ों बिंदियां आंखों के सामने नाचने लगी। सारी रसोई गंदी पड़ी है और तू यहाँ खड़ी है। माँ ने गुस्से से उसका झोंटा खींचा था। गालों की रूखी जड़ों पर आग सी सुलगने लगी और आंखों से पानी निकल आया। इच्छा हुई माँ के हाथों पर अपने नाखून भोंक दे, लेकिन तभी वे ढीले पड़ गए। भीगी आंखों में बीजी का तैरता चेहरा दिखाई दिया और वह तय न कर सकी कि वह अपने बहते पानी में माँ को देख रही है, माँ अपने आंसुओं से उसे निहार रही है। तोशी, यह तुझे क्या होता जा रहा है? माँ ने हैरान आंखों से उसे देखा। मुझे क्या होगा? उसने छलछलाई आंखों से माँ को देखा। तू बीच बीच में कहीं खो जाती है। कहाँ खो जाती है? माँ के कमरे का अध खुला दरवाजा, बाबू के बिस्तर पर उनके रात के कपड़े, बरामदे की खुली धूप और चौकी की सोंधी गरमाई, इन सब के बीच भला कोई कैसे खो सकता है? उसने तार पर लटकी झाड़न उठाई और मेज पोंछने लगी। तू कुछ बताती क्यों नहीं? क्या बीजी, तू आखिर सोचती क्या रहती है? सोचने के बारे में भला कोई सोच सकता है? उसने कुछ कौतूहल से माँ को देखा। सोचूंगी क्या बीजी? जानती है, स्कूल का चपरासी मुझसे क्या पूछता था? क्या आपकी बिटिया गूंगी है? तो आपने क्या कहा माँ? मैंने कहा, गूंगी का तो मालूम नहीं, बहरी जरूर है, मेरी एक बात नहीं सुनती। वह टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। वह उसे मना रही थी, जैसे जाने से पहले सुलह करना चाहती हूँ। यह बहुत नाजुक क्षण होता था। माँ बेटी के सिर नाश्ते की प्लेटों पर झुके रहते। प्लेट पर चम्मच की आवाज, चौके से आती नल की टपाटप, हिलते दरवाजे पर हवा की आहट, कोई भी इस क्षण को तोड़ सकता था।
इसलिए वे इन घरेलू आवाजों की ओट में एक दूसरे की नजरों से छिपकर बैठे रहते थे, अपने उन अंधेरे कोनों में सिमट जाते थे जिनके पीछे सिर्फ एक झिलमिल सा जाला कांपता रहता था, एक मंत्र जाल जिसके भीतर माँ बेटी एक दूसरे के सामने होते हुए भी कुछ देर के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते थे। उसने धीरे से कुर्सी खिसकाई, किंतु तभी बीजी का स्वर सुनाई दिया। तुमसे वह कुछ कह गए थे? वह ठिठक गई। किस बारे में? कब लौटेंगे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। दोपहर को खाना खाने नहीं आएंगे? नहीं, टिफिन अपने साथ ले गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था माँ उसका पीछा करते हुए क्या टोह रही थी। वह उठ खड़ी हुई, अपनी जूठी प्लेट और खाली कप चौके में ले गई, जल्दी से नल खोला, जैसे पानी की धार से वह अपने को उनसे काट सकती थी। कुछ देर बाद जब वह रसोई से बाहर निकली तो घर में सन्नाटा था। सब कमरे चुप थे, मेज साफ पड़ी थी। क्या वह चली गई? ड्राइंग रूम में आई तो निगाह सोफा पर गई। बैग वहीं पड़ा था। खाली घर में अब भी कहीं उनकी छाया थी, किसी भी क्षण कमरे से बाहर निकल सकती थी। लेकिन वह आई तो भीतर से नहीं, बाहर के दरवाजे से। उसे वहां खड़ा देखकर सिटपिटा सी गई। जरा शर्मा जी के घर फोन करने गई थी, ऐसे कहा मानो कोई सफाई दे रही हूं, किंतु उसकी ओर देखा नहीं। जल्दी से बैग उठाया, एक बार बेसिन के आईने में चेहरा देखा, फिर बरामदे की सीढ़ियां उतरी। फाटक खोला तो कुछ याद आया, मुड़कर उसकी ओर देखा। बाई आए तो कहना कपड़े कल धुलेंगे, वरना वह सारी दोपहर खटखट करती रहेगी। वह फाटक के बाहर निकल जाती, धूप से बचने के लिए दुपट्टे को पल्लू की तरह सिर पर खींच लेती, जल्दी जल्दी चलने लगती, और तब पहली बार उसे उन पर तरस आता। उसका मन डोलने लगता। जब माँ बाहर के कपड़ों में होती, शॉल, मेकअप, बैग के साथ, तब वह उन्हें निसंग भाव से देख सकती थी, जैसे वह कोई दूसरी औरत हो। और तब न जाने क्यों उसका मन डोलने लगता। सुबह का सारा गुस्सा एक टीसते मवाद की तरह बहने लगता। वह बहुत अरक्षित सी जान पड़ती थी। जब वह सुबह बाबू को फाटक तक छोड़ने आती तो लगता था वह खतरे से बाहर जा रहा है, और जब माँ जाने लगती तो लगता कोई खतरा उनसे मिलने आ रहा है। घर की देहरी के बाहर कितने खतरे दिखाई देते थे। उनके बीच चलती हुई बीजी कितनी छोटी होती जाती थी। वह लौट आती, चौके में जाती, केतली की बची हुई चाय अपने कप में डालती, कुछ क्षणों के लिए भूल जाती कि घर कितना अकेला है। बाबू कब लौटेंगे, बीजी कहाँ गई हैं। फाटक पर खन सी आवाज हुई तो आंखें खुल गई। बाई का तांबई चेहरा झांकता दिखाई दिया। मुन्नी, तू यहाँ बैठी है? उसने तोशी के कंधे को बड़े प्यार से झंझोड़ा। उसका हाथ कंधे से सरकते हुए उसके गले तक चला आता। कड़ों की नंगी छुवन से देह में झुरझुरी फैलने लगती। वह उसकी गर्दन के गड्ढे को अपनी उंगली से गुदगुदाने लगती और उसे हंसाने के बजाय खुद खिलखिलाकर हंसने लगती। चाय और अकेली? चल छोड़। वह उसके हाथ को झटक देती। यह सबसे सुखद घड़ी होती। वह बाई के लिए चाय बनाती और बाई रात के जूठे बर्तन धोने लगती। धुले हुए बर्तनों की खनखनाहट तले दिल की धड़कन दब सी जाती। वह टीस भी, जो धड़कनों के बीच एक फांस की तरह रिस रिसाती रहती। सुबह की बशी नींद पलकों पर फड़फड़ाने लगती। एक कुहासा सा घिरने लगता, जिसके बीच बाई के गीले हाथ दिखाई देते, साबुन से सने हुए, खनखन करते। छोटी बीबी, क्या सो रही हो? वह झटके से होश में आई। केतली में पानी बुदबुदा रहा था। उसने अपनी चुन्नी से उसका ढक्कन खोला, पत्ती और शक्कर मिलाई और खट से उसे बंद कर दिया। उड़ती भाप के घेरे में बाई मुस्कुरा रही थी। तुझे देखकर पता है मुझे क्या याद आती है? क्या? वह 2 गिलासों में चाय उड़ेल रही थी। बावली भक्तिन। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कौन होती है वह? वो आंखें मूंदे बैठी रहती है। मुझे नहीं मालूम। उसे बाई की बातें किसी सुदूर देश की परी कथाएं जान पड़ती थी।
सुनना अच्छा लगता था, समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे मालूम है, बाई ने चाय सुड़कते हुए कहा। तू सबसे छोटी है, लेकिन घर की चिंता तुझे सबसे ज्यादा खाती है। वे सिंक और स्टोव के आमने सामने बैठी थी। धुली हुई प्लेटों से पानी टपक रहा था। विम की गंध चारों तरफ तैर रही थी। क्या वह अब भी आता है? कौन? तोशी कहीं दूर से लौटी। चौकी की गरमाई में उसकी देह बाई के पास सरक आती थी। मन कहीं दूर जाकर भटकने लगता था। कौन आता है? बाई के मुंह से एक फुटकार सी निकली। तेरे अंकल जी। और कौन? तोशी आतंकित आंखों से उसे देखती रही। न सर हिलाया, न आंखें मूंदी। क्या क्या इसे सब मालूम है? नहीं, सब नहीं, सब कोई नहीं जानता। कैसी है तेरी माँ? देखती नहीं तुझे क्या होता जा रहा है? मेरे साथ क्या होगा? तेरे साथ नहीं तो मेरे साथ होगा। बाई ने गिलास की बची खुची चाय को सिंक में फेंक दिया। दोनों घुटनों पर हाथ रखे एक लंबी सांस खींची और झट से उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, अभी नहीं। तोशी उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहती थी, अपने पास बिठाना चाहती थी। वह धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम्हें वह अच्छे नहीं लगते? बाई ठिठक गई। मेरी बात छोड़, तुझे कैसे लगते हैं? मैं उनके पास नहीं जाती। तू नहीं जाती, वह तो आते हैं। तू उन्हें देखती नहीं? देखना वह क्या होता है? दरवाजे के पीछे छिपकर सांस रोककर सुनना, सुनना होता है। अगर वह अपने सुनने को बाई के सामने रख सके तो सारी दोपहर गुजर सकती है। बाई ने झपटकर उसके हाथ से गिलास छीन लिया और नल की धार में उसे रगड़ने लगी। वह छोटा सा गिलास पता नहीं कितनी बार बाई के गुस्से को झेल चुका था और फिर भी बेशर्म सा साबूत का साबूत बचा था। लेकिन बाई का गुस्सा गिलास पर उतना नहीं जितना इस लड़की पर था, जो चौके में बैठकर हवा में ताका करती थी। कहीं वह उन लड़कियों में से तो नहीं थी जिनकी देह फैलती जाती है और मन मरता जाता है। तब उसे अखबार के कुछ फोटो याद आए। कैसे कुछ लड़कियां पंखे पर अपना दुपट्टा बांधकर लटक जाती हैं, हवा में झूलती रहती हैं, उठती हुई जवानी से घबरा कर बचपन के हिंडोले में लौट जाती हैं, डोलते हुए पंखे के नीचे झूलती हैं और सो जाती हैं। अपने कमरे में जा, यहाँ मुझे पोछा लगाना है। वह अपने स्टूल से उतरी, लेकिन पांव कमरे की ओर मुड़ने के बजाय आंगन की तरफ बढ़ने लगे। यह जगह उसे अच्छी लगती थी, न भीतर न बाहर। यहाँ से वह बाई की नंगी पीठ देख सकती थी। फर्श पर पोछा लगाते हुए वह झुकी हुई, नंगी और गरम जैसे बाहर की सड़क, गरम और खाली। स्कूल की बसें 1-2 मिनट किसी मकान के आगे रुकती, हॉर्न की आवाज गूंजते ही चिड़ियों का झुंड ऊपर उठता, मुर्दा गली पर धूल और गर्द का गुबार उड़ने लगता और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता। छोटी, अरे ओ छोटी। बाई की आवाज इतनी दूर से सुनाई दी कि लगा वह उसे किसी दूसरे घर से बुला रही है। वह अपना पांव घसीटते हुए भीतर आई, जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम पार किया और जब वह अपने कमरे में आई तो देखा बाई अपनी खुली हथेली को इतने ध्यान से देख रही है मानो अपनी भाग्य रेखा पर अचानक उसे कोई खजाना दिख गया हो। तोशी को देखकर उसने झट से हथेली बंद कर ली, चुपके से उसके पास चली आई, आंखें चमका कर कहा, मालूम है इसमें क्या है? वह देखती रही, क्या है इसमें? बाई ने झट से हथेली खोल दी। बाई की हथेली पर धूल से सनी अठन्नी दिखाई दी और तब उसे सहसा याद आया, लेकिन उसने बाई को बताया नहीं। वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। बाई मुस्कुरा रही थी। लेगी तू? बाई ने चारों तरफ देखा, मानो वह सबकी आंखों से छिपा कर उसे धूल में सनी अठन्नी नहीं, कोई सोने की अशर्फी दे रही हो। यह तेरे लिए है, बीजी को मत बताना। वह अठन्नी लेकर बाथरूम में गई, नल के पानी से उसे धो डाला जैसे बाबू की दी हुई चीज सचमुच कोई खजाना हो। जब से उनके बिजनेस में घाटा पड़ा था, वह शायद ही कभी उसे कुछ दे पाते हो। बहुत हुआ हफ्ते में 1 बार अठन्नी या 1 रुपया। वह बाबू का मन रखने को ले लेती, लेकिन भीतर एक कांटा चुभता रहता था।
वह जो स्कूटर न लेकर बस की लाइनों में खड़े रहते हैं, उनसे कुछ भी लेते हुए उसका मन डूबने लगता था। अच्छा मुन्नी, मैं चलती हूँ। बाई ने पीछे से आकर उसकी चुन्नी को हिलाया। अभी 3 घरों में और जाना है, आज पहले से ही देर हो गई। जरा ठहर, अभी आती हूँ। वह तेजी से रसोई में गई। रात की 2 रोटियां सब्जी बची थी, उन्हें जल्दी से पॉलीथीन के थैले में डाला, बाहर आई और उसे बाई के हाथों में पकड़ा दिया। ये तेरे बच्चों के लिए है, और सुन। वह एक क्षण हिचकी, जैसे कहते हुए मुश्किल पड़ रही हो, दोपहर को मत आना। क्यों, तू आज घर में नहीं रहेगी? बाई ने कुछ हैरत से कहा। माँ रहेंगी, पर उन्हें कुछ काम करना है, वह शोर नहीं सुनना चाहती। बाई हिकारत में हंसी। कपड़े धोने से शोर होता है? वह दरवाजे के पास गई, फिर रुक गई, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मुझे मालूम है उन्हें क्या काम करना है। दरवाजा फटाक से बंद हुआ और वह अपलक उसकी हिलती सांकल को देखती रही। शायद अभी कुछ और होगा। बहुत पहले बीजी उसे कॉलेज का ड्रामा देखने ले गई थी। बीच बीच में पर्दा गिर जाता, स्टेज अंधेरे से छिप जाता, किंतु कहीं पर्दे के पीछे हलचल सुनाई देती रहती, कुछ वैसी ही जो उसे घर के सन्नाटे में सुनाई देती थी। उसे लगता अभी पर्दा उठेगा, दरवाजे पर हलचल होगी, वह जो कुछ भीतर अंधेरे में सुन रही है वह भग से रोशनी में चला आएगा, और यह इसी इंतजार में काउच पर बैठी रहती। उसे पता भी नहीं चलता कब घंटी बजती, पर्दा उठने लगता, भीतर की हलचल सहसा शांत हो जाती, दरवाजा खुल जाता। इस बार फटाक से नहीं जैसे बाई ने बंद किया था, किंतु इतना झिझकते, धीरे धीरे, जैसे हॉल की बत्तियां जलती थीं, अंधेरे की एक एक परत छीलती हुई, और वह अपने कमरे में भाग जाती। पहले बीजी दिखाई देती, कमरे की देहरी पर ठिठकी हुई, घर के खाली कोनों को टोहती हुई, और फिर उनके पीछे वह दिखाई देता। उन्हें देखते ही वह आंखें मूंद लेती। वह काफी लंबा सा, लड़का सा, लेकिन लड़का नहीं, काफी बड़ा और भरा हुआ, गालों पर इतना मांस की थैलियों सा लटकता दिखाई देता, साफ और चिट्ठा, इतना चिट्ठा कि उसे देखकर घबराहट सी होती थी। बाबू के चेहरे पर जो हमेशा एक स्याह सी छाया पड़ी रहती, उसकी एक झाई भी यहाँ दिखाई न देती थी। नहीं, बाबू की तरह नहीं, वह किसी और दुनिया से आता था। एक अजीब सी गंध अपने साथ लाता था, वैसी नहीं जो बीजी के कपड़ों से आती थी। क्या पर्दों के कारण दरवाजे, खिड़कियों के पर्दे जो बीजी भीतर आते ही नीचे खींच देती थी। ठीक से अंधेरा फिर भी न होता था। रोशनी की एक शहतीर उसके कमरे तक आती थी, जिसका एक सिरा बीजी के सलवार तले पैल पर गिरा होता, रंगे हुए सुर्ख नाखूनों पर धीरे धीरे ऊपर उठा हुआ, उसके पास आता हुआ। तोशी, तू यहाँ है? वह चुपचाप दम रोके बैठी रही, जैसे वह सो रही हो, और सारी दुनिया किसी ग्रहण लगे सूरज तले सिर छिपाकर बैठी हो। लेकिन धूप की शहतीर चौड़ी होती जाती और आंखें मिचमिचाते हुए उठ खड़ी होती, पूरा कमरा रोशनी से लबालब भर जाता। तोशी, तू यहाँ? बीजी का हाथ धीरे से उसके सिर पर गया, हिचकता सा, सहलाता, सिहरता हुआ, और उसकी छुअन से ही जान गई कि माँ कितनी आतुर है, कितनी बेकस, कितनी भयभीत, और फिर भी कितनी जागृत और तनी हुई, उल्लसित और डरी हुई, धड़कनों की एक धुंधवाती हुई, धुकधुकी से बंधी हुई। और तब तोशी का मन उमड़ने लगता। वह छोटी से बड़ी हो जाती, उन बिल्लियों की तरह जो खतरे का टोह मिलते ही अपना शरीर फुला लेती हैं। माँ से भी बड़ी बड़ी और पुरानी, एक जादू टोने वाली डायन जो हवा में उड़ता भेद भांप लेती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बीजी, मैं यहाँ, कुछ काम है? तेरे अंकल आए हैं, चाय मैं बना दूंगी, तू बाजार से कुछ ला सकती है? क्या लाऊं? कुछ भी, थोड़ा सा नमकीन, और कुछ नहीं, हिसाब वह लिख लेगा, अब जा। माँ ने धीरे से उसके कंधे को धक्का दिया। वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वह गली में चल रही थी। हंसी अब उसके होठों पर जमी थी। होठों के ऊपर नन्हे गड्ढे में पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह अपनी चुन्नी से उसे पोंछती तो पसीने की झाई मिट जाती, पर मुस्कुराहट की छांव वैसे ही जमी रहती। वह उसे ढोते हुए आगे बढ़ती जाती। जिसकी ओट में मदर डेयरी का केबिन एक गुड़िया घर की तरह खड़ा रहता, वह घास का मैदान एक हरे रुमाल सा दिखाई देता।
उसके आगे बूढ़े फकीर सा पीपल दिखाई देता जिसकी नाभि में हनुमान जी मुकदर उठाए दिखाई देते। लेकिन अब एक बस स्टैंड उजाड़ पड़ा था। बीच दोपहर वह सन्नाटे का टापू सा जान पड़ता था। मन में आया वह वहीं शेड के नीचे बैठ जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा वह कहाँ गई। दिन ढलने पर जब बाबू बस से उतरेंगे तो उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। मुन्नी, तू यहाँ? आंखों में किरकिरी सी झिलमिलाने लगी। दुकान के सामने पहुंची तो लगा जैसे पेड़ के पवन पुत्र उससे पहले वहां पहुंच गए हैं और गद्दी पर आलथी पालथी मारकर बैठे हैं। उसकी ओर ताक रहे हैं। लाला जी का सुर्ख चेहरा और भोली आंखें देखकर उसे हमेशा हनुमान जी याद आते थे। कुछ नमकीन होगा? लाला ने लंबी कलुछी से मूंग की दाल और भुने हुए मटर तौले, लिफाफों में बंद किया, फिर तोशी की ओर देखा। कुछ और तो नहीं मंगाया बहन जी ने? नहीं, कुछ और नहीं। उसने दोनों हाथों से लिफाफे पकड़े और धीरे से कहा, पैसे लिख लीजिएगा। मुझे मालूम है। लाला जी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को सहलाना चाहा, किंतु वह पीछे हट गई और लाला जी खिसिया से गए। पैर अब कैसा है? ठीक। अच्छा, मैं चली। और इस बार वह सचमुच भागते हुए जा रही थी। किंतु जब अपने घर के सामने पहुंची तो सब कुछ एकाएक ठिठक गया। दरवाजे बंद पड़े थे और रोशनदानों से कबूतर बाहर झांक रहे थे। वह दबे पांवों से घर के पीछे गई। बीजी की कड़ी हिदायत थी कि मेहमान को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई बाहर से खाने पीने की चीजें लाया है। इसलिए वह चोरों की तरह पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर आई। चौके में जाकर 2 तश्तरियों पर नमकीन सजाया, एक में मूंग की दाल, दूसरी में मटर। शीशे के ग्लासों में फिर से पानी भरा, प्लास्टिक की ट्रे में उन्हें रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आकर ठिठक गई। मुस्कुराने लगी। बीजी उसे देखकर विस्मय में पड़ जाएंगी। वह कितनी जल्दी बाजार जाकर लौट आई है। वह शायद जरूरत से ज्यादा जल्दी लौट आई थी। कुछ देर तक वह ट्रे को हाथ में लिए खड़ी रही, माँ के कमरे को देखती रही जो बंद पड़ा था। दरवाजा धीरे से खुला, पूरा नहीं, बित्ता भर, थोड़ा सा जिसमें छोटी उंगली भी न फंस सके। एक आंख दिखाई दी, वहीं जहां उसके होठ चिपके थे। रुंधी सी आवाज सुनाई दी, अभी जा, मैं आती हूं। और वह मुड़ गई। अगर बाई गुसलखाने में कपड़े धो रही होती तो वह उसके पास जाकर बैठ सकती थी, लेकिन इस घड़ी गुसलखाना भी खाली पड़ा था। गंदे कपड़ों के ढेर पर सिर्फ पंप की बूंदें कभी कभी टपक जाती थी। उसने नल पूरा खोल दिया और अपना सिर बहती धार के नीचे छोड़ दिया। यह उसने बीजी से सीखा था, पानी के नीचे अपने को बहने देना। बहुत बरस पहले जब वह बहुत छोटी थी, बीजी इसी तरह बाथरूम में घुस जाती थी। बाबू बाहर से दरवाजा पीटते थे और वह कोने में बैठकर बिल्कुल पत्थर सी बन जाती थी। घर के सन्नाटे में सिर्फ दरवाजे की खटखट सुनाई देती थी, जैसे बाबू की लड़ाई दरवाजे से हो, बीजी की पंप की धार से। और जब बाबू हार जाते थे तो उसके पास आते थे, उसका सिर दरवाजे से टकराते थे, इतना जोर से नहीं कि चोट आए, सिर्फ इतना जिससे उसकी चीख मुंह से बाहर निकल सके, बाहर निकलकर दरवाजे को भेद सके, दरवाजे को भेद कर पानी की धार को काट सके। और तब धड़ से दरवाजा खुल जाता। बीजी की सुर्ख तरेरती आंखें दिखाई देती, 2 नंगी बाहें बाहर निकलती, उसकी सुबकती देह को बाबू की गोद से खींचकर अपनी सिसकती देह से सटा लेती। हत्यारे, मेरा बदला मेरी बेटी से लेगा। वह भागने लगती, पानी में लथपथ, उसे नंगी छाती से चिपकाए अपने कमरे की तरफ भाग जाती। बाबू को धकेलकर दरवाजा बंद कर लेती और वह बाहर खड़े रहते। उसने जल्दी से नल बंद कर दिया, तौलिए से अपना मुंह और सिर पोंछ डाला। कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। हड़बड़ाकर सांकल खोली तो बीजी खड़ी दिखाई दी। तू यहाँ? कुछ चाहिए बीजी? वह एकटक उसे देख रही थी। कमरे में नहीं आएगी? आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। वह बाबू के कमरे में गई। जिस आईने के सामने खड़े होकर वह पगड़ी बांधते थे, वहां उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने कुछ आगे झुककर उसे छुआ, जहां उसके कपोल थे, आंखें थी, नाक का निरीह सिरा था। परछाई को छूते हुए वह अपने को था रही थी और तब उसे वे दोनों दिखाई दिए। बीजी का चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन आदमी का चेहरा खिड़की की तरफ था, जहां से शाम की फीकी रोशनी उसके घने बालों
कमीज के कॉलर और खुले होठों पर पड़ रही थी। लगता था जैसे वह कुछ कह रहा था और अचानक चुप हो गया हो। आदमी ने कहा, बैठो मुन्नी। दिन की आखिरी रोशनी और रात के शुरू अंधियारे के बीच वे काफी लुटे पिटे से दिखाई दे रहे थे। वह उन्हें दिलासा देना चाहती थी, किंतु वे इतने भयभीत थे कि उसे लगा जब तक वह वहां खड़ी रहेगी वे उसके होने से खुद अनहोने होते रहेंगे। वह मुड़ी और जाने लगी। तभी उसे बीजी की आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही है, बैठती क्यों नहीं? उस आवाज में आदेश नहीं, अनुनय था। अपनी तरफ उतना नहीं जितना आदमी की ओर खींचता हुआ, और वह खींचती गई। उस झूठी गंध की तरफ नहीं जो अंकल जी के नाम से आती थी, बल्कि उस रिश्ते की तरफ जो एक गिद्ध की तरह उसके जख्म पर मंडराता था। तुम्हारे लिए ये बाजार से कुछ लाई थी। आदमी ने कुछ हैरत से उसे देखा। मेरे लिए? खड़ी क्या है, लाती क्यों नहीं? वह जाने लगी तो सहसा उसे अपने हाथ पर आदमी की पकड़ महसूस हुई। तुम बैठो, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने बीजी को देखा। वह अधूरी अधलेटी सी काउच पर पसरी थी। बाल खुलकर नीचे लुढ़क आए थे। वह इतनी दूर से लाई है और तुम कुछ नहीं लोगे? तुम देखती नहीं कितनी देर हो गई है? आदमी ने बेहद बेताबी से बीजी को देखा, लेकिन उठा नहीं। उसकी तरफ मुड़ गया, हल्के से मुस्कुराया, जिसमें खुशी से ज्यादा बेचैनी थी। अगली बार मुन्नी, उसने डरते हुए उसके बालों को सहलाया। खोई हुई उंगलियां पता नहीं कितनी देर अंधेरी जड़ों के जंगल में घूमती रहीं, फिर सहसा ठहर गईं। उसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और भीतर कुछ रख दिया, हमेशा की तरह। वह उठ खड़ा हुआ। दिन के उजाले में उसके चेहरे का रंग, जो इतना चिट्ठा चमकीला दिखाई दे रहा था, अब धूमिल पड़ गया था। एक नीली सी झाई गालों पर उतर आई थी। कमीज का कॉलर मुड़ गया था। एक बार इच्छा हुई कि उठकर उसे सीधा कर दे, किंतु वह इतना लंबा था कि सिर्फ कुर्सी पर चढ़कर ही उस तक पहुंचा जा सकता था। जब तक वह वहां तक पहुंचेगी वह उससे बहुत दूर जा चुका होगा। बीजी की सूखी और अधीर आंखें उसे निहार रही थीं। वह चौके में लौट आई, बिना बत्ती जलाए अंधेरे में बैठी रही। कुछ देर बाद फाटक के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी, और फिर बरामदे में बीजी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक क्षण चौकी की देहरी पर वह ठिठकी रही। बंद हथेली में क्या था यह जानने के लिए उसे रसोई की बत्ती नहीं जलानी पड़ी। उसे मालूम था वह देर तक 10 के नोट को अपनी हथेली पर रखकर सहलाती रही, जो वह उसके हाथ में रख गया था। उसे लगा जैसे उस आदमी की हथेली की गंध अब इसी नोट से चिपकी थी। फिर वह दबे पांवों से अपने कमरे में गई, ऊपर के आले से अपनी मिट्टी की गुल्लक निकाली और उसे अपने तकिए पर टिकाया। नोट को अपने होठों से चूमा और फिर उसे छोटी छोटी चिंदियों में फाड़कर गुल्लक के अंधेरे सुराख में डाल दिया, जहां न जाने इस तरह की कितनी चिंदियां पहले से पड़ी हुई थीं। अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो वहीं अंधेरा था। बत्ती जलाई, माँ का कमरा बंद पड़ा था। नमकीन की प्लेटें वैसी ही अनछुई पड़ी थीं। उसने बत्ती बुझा दी और बाहर फाटक के पास आकर खड़ी हो गई। बस स्टैंड को देखने लगी, जो खाली और सुनसान पड़ा था। सिर्फ पीपल का पेड़ उसके हरे शेड पर फरफराने लगता था। उसने जेब से अठन्नी निकाली और उसे फाटक पर रख दिया। फर वह उसे फूंक मारकर सरकाने लगी। अठन्नी खिसकती जाती थी और अंत में फाटक के छोर पर आकर ठहर गई थी। जब कुछ देर बाद चांद निकला तो वह सचमुच एक अशर्फी की तरह चमक रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि स्त्री पुरुष के संबंधों के मनोविज्ञान पर और उसके प्रभाव पड़ते बच्चे पर आधारित यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।